हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी वंडर्स हब। और आज हम करने वाले हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर, हिस्ट्री चैप्टर, क्लास 9th। सो हमने इतना कवर कर लिया था पहली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम आगे करने वाले हैं द इफ़ेक्ट्स ऑफ द वॉर। तो फिर द वॉर हैज़ अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द इंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड द फाइनेंशियली। तो जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, इसका इम्पैक्ट साइकोलॉजी और फाइनेंशियली दोनों तरफ से हुआ था। जो यूरोप था वो लोन देता था, पर अब उसे कर्जा लेना पड़ता था। और जब अब अनफॉर्चुनेटली जब वीमार रिपब्लिक आई थी नई नई, तो फिर उसे ही इन सारे पापों का भुगतना पड़ा था, उसे ही ये सब झेलना पड़ा था। तो जो रिपब्लिक थी उसने अपने एक गिल्ट का बर्डन कैरी करा और फिर नेशनल ह्यूमिलेशन उसने फेस करी। उस अपने लोगों से बदनाम करते थे, उसी को सारा गिल्ट देते थे कि इसी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है, यही रिस्पॉन्सिबल है। तो आगे जो वीमार रिपब्लिक के सपोर्टर्स थे, जैसे कि सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स, वो एक इजी टारगेट बन गए थे कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट्स के लिए। अब जो कंजर्वेटिव थे वो नहीं चाहते थे कि वीमार रिपब्लिक आए, क्योंकि उन्हें डिक्टेटरशिप चाहिए थी। तो फिर अब उन्हें क्रिटिसाइज़ करने का एक मौका मिल गया था। तो अब उन्हें चिढ़ाने के लिए उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स बोला जाता था। तो और फिर इस माइंडसेट का एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ा था। जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी, इसी की वजह से जो वीमार रिपब्लिक थी वो डूब गई थी और फिर डिक्टेटरशिप आई थी इसी की वजह से। तो फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, उसने एक डीप इम्पैक्ट छोड़ दिया था, एक बहुत इम्पैक्ट किया था उसने यूरोपियन सोसाइटी को। एंड सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। और जो सोल्जर्स थे वो जैसे प्रजा के लोग होते हैं उन सबसे ऊपर रखे जाते थे, सबसे ऊपर। तो फिर और जो पॉलिटिशियंस थे और जो पब्लिसिस्ट थे, वो सब कहते थे कि हमें आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, वहीं की लाइफ ज़्यादा है, वहीं पे हमें पैसे मिलते हैं। ऐसे सबको मोटिवेट करते थे कि वो आर्मी में जाएं। पर और वो ये भी सिखाते थे कि मैन को गुस्सा करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उन्हें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो फिर अब मीडिया भी बढ़ा चढ़ा के दिखाती थी ट्रेंच की लाइफ को कि वही की लाइफ बेटर है, वही लोग अच्छा खाते पीते हैं, उन्हीं के पास अच्छे पैसे हैं। पर सच ये था कि वो सबसे गंदी लाइफ जी रहे थे। उन्हें ट्रेंचेस में रहना पड़ता था, उन्हें पॉइजनस गैसेस का फेस करना पड़ता था, एनिमी शेलिंग, विटनेसेस देयर रैंक्स रिड्यूसली। और फिर हर तरफ से दुश्मन घेरे हुए होते थे और इसी तरह से उनका जो रैंक था वो घट गया था। सो फिर एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड द नेशनल हॉनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्पीयर, while the popular support grew for the conservative dictatorship that had recently came into being। और इसकी वजह से जो नेशनल ओनर था वो सब गिर गया था, और फिर इसी की वजह से कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप का आई थी। तो कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप क्या होते हैं? एक ही आदमी पूरी की पूरी कंट्री को गवर्न करता है, उसी को कहते हैं डिक्टेटरशिप। अब डेमोक्रेसी थी नई नवेली, तो फिर अब वो नहीं सर्वाइव कर पा रही थी यूरोप में। तो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। अब जैसे जैसे वीमर रिपब्लिक का बर्थ हो रहा था, वैसे वैसे ही जो फासिस्ट लीग थी वो भी रशिया में आ रही थी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रेडिकल ग्रुप जो फासिस्ट लीग है
और फिर हमें आगे दिया हुआ है कि बर्लिन वॉज चार्ज विद द डिमांड्स ऑफ सोवियन स्टाइल गवर्नेंस। अब बर्लिन में क्या हो रहा था कि एक डिमांड आई थी कि हमें सोवियन स्टाइल गवर्नेंस चाहिए, जिसके अंदर जो वर्कर्स थे उन्होंने अपने छोटे छोटे ग्रुप बना रखे थे और वही रूल करते थे। अब जर्मनी में भी लोगों को वही चाहिए था। और अब इसको कौन नहीं चाहते थे कि ऐसी वाली गवर्नमेंट आए, वो थे सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स, कैथोलिक्स। वो तीनों के तीनों ऐसे लोग बीमार में आए ताकि वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को शेप दे सके। तो फिर वीमार रिपब्लिक ने इन सबको सप्रेस करने के लिए फ्री क्रॉप्स का इस्तेमाल किया। फ्री क्रॉप्स कौन होती है? ऐसे लोग जो कि बिल्कुल फ्री थे, वो लोगों को मार सकते थे, जो कि स्पार्टसिस्ट सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट चाहते थे। So anguished Spartacist later found the Communist Party of the Germany। और फिर यही वाली स्पार्टसिस्ट आगे जाके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द जर्मनी बनी। और जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट थे वो irresponsible enemies and could not make the common cause against the Hitler। और फिर वही आगे जाके एक हिटलर को जन्म दिया था। तो हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है, पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वॉज द ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ द 1923। अब क्या हुआ था कि अब ये पॉलिटिक्स, इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से पॉलिटिक्स में भी चेंज आए 1923 से। अब जर्मनी थी, उसने जो वॉर लड़ी थी उस पर बहुत सारा लोन ले रखा था और उस लोन को चुकाने के लिए उन्हें गोल्ड देना था। ओके, तो और जो उनका गोल्ड था वो ख़त्म हो गया था और उस टाइम पे, और उनके रिसोर्सेज भी थे वो भी बहुत कम थे उनके पास। तो फिर जर्मनी ने मना कर दिया कि हम फ्रेंच को नहीं देंगे, ये जो उन्हें लोन था वो नहीं वापस करेंगे वो। तो फिर फ्रेंच ने उनका ना रूरल एरिया ले लिया जिसमें बहुत सारी कोल थे, बहुत सारा कोल पाया जाता था वहाँ पे। तो फिर अब जर्मनी के पास पैसिव रेजिस्टेंस थी, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी पेपर करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा कर दिया, जिनकी वजह से उनके पैसे की, उनकी जो मार्क की वैल्यू थी वो घट गई। या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो US डॉलर थे वो 24,000 के इक्वल था एक, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये 9 करोड़ तक चला गया है दिसंबर तक, और फिर बाद में ये ट्रिलियंस तक गया। तो फिर इनके मार्क की वैल्यू तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी, और जो प्राइसेस थे गुड्स के वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो फिर अब ना अगर एक जर्मन को ना एक ब्रेड भी ख़रीदना होता था तो उसे तब बुगिया भर भर के ले जाने पड़ते थे पैसे। ओके, और इसी को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, उसी सिचुएशन को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। और फिर तभी इससे जूझ रही थी जर्मनी। तो फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि जो, और फिर अमेरिकन्स आ गए, उन्होंने क्या किया, अब अमेरिकन्स को उन पे आ गया तरस। तो फिर अब उन्होंने क्या किया, जर्मनी को एक डेविस प्लान से इंट्रोड्यूस कराया। अब डेविस प्लान में क्या होता था कि जो अमेरिकन्स थे वो उन्हें छोटा छोटा लोन देते थे, और उसी लोन की वजह से जो जर्मनी थी वो इंडस्ट्रियाज खड़ी करती थी और फिर अपने गुड्स को अच्छे दामों पे बेचती थी, और फिर उस लोन को इंटरेस्ट के साथ उसे वापस करना होता था अमेरिकन्स को। तो फिर अब आगे तो सब कुछ ठीक रहा। अब नेक्स्ट आता है ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। उसके आगे तो 1924 से 1928 तक तो स्टेबल रहा, पर आगे जाके पर ये सब मिट्टी से बना हुआ था, ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सका था। तो फिर जर्मन ने क्या किया, वो पूरे के पूरे डिपेंडेंट थे उन लोन्स पे जो कि USA उन्हें देता था। तो अब क्या हुआ कि जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज थी वो क्रैश हो गई अमेरिका की, और जिसकी वजह से वो उन्हें पैसे लोन नहीं दे सकते थे। और फिर जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने क्या किया, अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से उनके पास पैसे नहीं रहे और फिर वो लोन नहीं दे सके। और फिर अगले 3 सालों तक 1929 टू 1932 तक जो
यूएसए की इनकम थी वो गिर गई थी और इसी को कहते थे ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और जो उनकी फैक्ट्रियाज थी वो भी शट डाउन हो गई, उनका एक्सपोर्ट भी फेल हो गया, गिर गया उनका। और जो फार्मर्स थे वो तो बहुत बुरे हिट हुए थे इससे। और फिर जो जर्मनी की इकोनॉमिक थी वो जर्मन जो था पूरे वर्ल्ड को सफ़र करना पड़ा था। इस वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का जब ये क्रैश हो गई थी तो सारे के सारे वर्ल्ड ने इसका डिप्रेशन फेस करना पड़ा था। तो जर्मनी जो थी वो सबसे ज़्यादा डिप्रेस थी इसमें। अब जो क्या हुआ था, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी वो 40% तक घट चुकी थी, जो पहले थी वो अब 40% तक घट चुकी थी। और जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो भी बढ़ गई थी। और अब जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड टच एंड अनप्रेडिक्टेड 6 मिलियन। जो अनएम्प्लॉयड थे वो 6 मिलियन तक पहुँच गए थे। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जो जर्मन्स थे वो प्लेस कार्ड विद देयर अराउंड देयर नेक्स। अब यहाँ पे जो जर्मन्स थे उनके अराउंड एक प्लेस कार्ड होता था, उस पे लिखा होता था कि वो कुछ भी काम करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे देख सकते कि यहाँ पे जर्मन्स है जिनके गले में प्लेस कार्ड है। तो आगे हमें दिया हुआ है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी उसकी वजह से लोगों के अंदर एंग्जाइटीज़ और फियर्स बढ़ने लगे थे। जो मिडिल क्लास थे, एस्पेशली दोज जिनकी सैलरी आती थी, एम्प्लॉयज़ थे, उनकी जो जिनकी पेंशन्स आती थी, उनके मन में ना एक डर बैठ गया था कि अब हमारा जो काम है वो भी बंद होने वाला है, हम भी अनएम्प्लॉयड होने वाले हैं। अब जो बिजनेसमैन थे उन्हें भी अपनी बिज़नेस को घटते हुए देखा उन्हें लग रहा था कि उनका भी बिज़नेस ख़राब हो जाएगा। और इसी डर को कहते हैं पॉलिट्राइनेशन। और फिर इन्हीं डर की वजह से उनके रैंक्स और क्लासेस घट रहे थे और उनकी अनएम्प्लॉयड होते जा रहे थे। ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स थे जो कि अपना सर पानी के ऊपर रख पा रहे थे। जो बिग बिजनेसमैन थे वो भी क्राइसिस में थे, उनका भी बहुत बड़ा लॉस हो गया था। और जो फार्मर्स थे उन्हें भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और जो वुमेन्स थी वो अपने बच्चों के पेट नहीं भर पा रही थी। सो गाइस आज हम यहीं तक करेंगे और ये जो बचा हुआ पैराग्राफ है और इसके आगे वाला हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। प्लीज़ अगर आपने पहले वाली पार्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।